Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, I start chapter 20 from the book Fundamental of Agriculture Arun Katan Volume 1 and chapter 20 is Manures, Fertilizers and Biofertilizers. अगर आपने previous chapters के video नहीं देखे हैं तो you can simply visit to the channel playlist and watch it. And in this video, we'll start this chapter. Before starting this chapter, I have question for you from the previous chapter. That is ये जो question है chapter number 19 यानी soil organic matter का है. And the question is, what is the optimum temperature in degree Celsius range of nitrifying bacteria like Nitrosomonas and Nitrobacter. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन में जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन का, और नाइट्रिफिकेशन जो स्टेप है उसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे मेंशन है निट्रोसोमोनास एंड निट्रोबैक्टर, ये दो इंपॉर्टेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं. इनकी जो एक्टिविटी होती है उसको एक प्रॉपर ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर सब सेट होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है. एंड ऑप्शंस आर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट है 60 to 66, देन ऑप्शन सी 30 to 35, option D 45 to 50 degrees Celsius. So if you know the right answer, then comment it in the comment section. The one more thing which I want to inform here that कि जो previous chapter था उसमें मैंने आपको एक information दी थी. जो scientist है Vinogradisky, you can correct it. Vinogradisky is famous as father of soil microbiology. जो Vinogradisky हैं वो father of soil microbiology हैं, और मैंने आपको बता दिया था कि वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर हैं. सो द फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इज जस्टिस वॉन लिबिक एंड फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज विनोग्रेडिस्की. यू कैन करेक्ट इट. सो इन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मैन्योर्स. व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर क्या होता है? द टर्म मैन्योर वॉज used originally for denoting the materials like cattle manure and other bulky natural substances. तो जो मैन्योर टर्म जो हम बोलते हैं, मैन्योर शब्द जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन्स इफ़ आई से मैन्योर तो मेरे दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है? मैन्योर्स का मतलब होता है लाइक कैटल मैन्योर या फिर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस, लाइक जो भी हमें एनिमल्स या प्लांट से नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं, दे आर टर्म्ड एज मैन्योर. इसके अलावा जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं जैसे अमोनियम टाइप्स होता है, जैसे अमोनियम होता है, अमोनियम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, अमोनियम सल्फेट हो गया, दूसरे फर्टिलाइजर्स भी. इसके अलावा सुपर फॉस्फेट होता है. ये कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यानी ये प्लांट को अगर हम सप्लाई करें तो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं उनकी ग्रोथ के लिए. ठीक है, दीज आर सम केमिकल कंपाउंड. बट जो मैन्योर होती है वो क्या होती है? मैन्योर्स जो होती हैं वो दे आर नेचुरल. यू कैन से दैट मैन्योर इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. So this is the definition of manure. Manure were defined as plant and animal waste. तो पेड़ के या animals के जो waste होते हैं, they are considered under manure and they are referred as manure. So these sources, these plant animal sources are called manures, and manures are very helpful as they provide nutrients to the plants for their growth and development. Well, now we are discussing the advantages of manure. सो मैन्योर्स के जो एडवांटेजेस हैं, दे आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग मैन्योर इन द फील्ड. तो जब भी हम प्लांटिंग करते हैं तो बिफोर सोइंग, तो सोइंग से पहले जब भी हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं, वी हैव टू अप्लाई मैन्योर्स बिकॉज मैन्योर सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो सबसे पहला फंक्शंस जो होता है मैन्योर की एडवांटेज, यू कैन से दैट कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं. अब प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, और मैन्योर बेसिकली उन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज होता है कि इट इम्प्रूव द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो सॉइल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए भी हम मैन्योर को अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सॉइल में मैन्योर अप्लाई करते हैं तो मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर इज इट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर. तो मैन्योर्स जो होती हैं जनरली ऑर्गेनिक होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है. तो जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर या फिर मैन्योर को अप्लाई करते हैं फील्ड में, तो उससे क्या होता है, फील्ड में बल्क डेंसिटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है. तो ये पॉइंट आपको लर्न करना होगा कि मैन्योर्स अप्लाई करने से जो सॉइल की बल्क डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है.
और जो पोरोसिटी होती है, अगेन पोरोसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सॉइल बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है। अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर सॉइल में अप्लाई करेंगे तो बल्क डेंसिटी तो इससे रिड्यूस हो जाएगी और पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। और सॉइल अगर जितनी ज़्यादा पोरस होगी उसमें प्रॉपर एरिएशन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट इज़ वाई जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इंक्रीज करने से सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज इट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला पॉइंट पड़ता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं मैन्योर्स अप्लाई करने की वजह से। मैन्योर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से डिकम्पोजिशन होता है। सबसे पहले तो मैन्योर में क्या अप्लाई करते हैं, कोई भी प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट होता है उसको हम मैन्योर की फॉर्म में अप्लाई करते हैं और उसमें होता है डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन के दौरान एक CO2 गैस रिलीज होती है जो कि CO2 फिक्सर का काम करती है। इसके अलावा सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड फूड फॉर द ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सक्रीचर निकल कर आता है सॉइल में वो भी क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देता है। देन प्लांट पैरासिटिक नीमेटोड एंड फंजाई आर कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट बाय अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन द सॉइल। तो अगर हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी सॉइल में पैरासिटिक नीमेटोड या फंजाई पाए जाते हैं यानी हार्मफुल पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको किल करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जब भी हम मैन्योर अप्लाई करते हैं फील्ड में, मेक श्योर दैट कि जो मैन्योर अप्लाई कर रहे हैं वो पूरी प्रॉपर डिकम्पोज हो चुकी हो। फुली डिकम्पोज मैन्योर को ही हम फील्ड में अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर हमने अनडिकम्पोज मैटर को अप्लाई कर दिया तो उसमें क्या होगा कि अनडिकम्पोज होगा तो उसमें नीमेटोड फंजाई पाए जाएंगे जिसकी वजह से डिसीज इन्फेस्टेशन आगे हो सकता है। तो मेक श्योर कि फुली डिकम्पोज मैन्योर ही हमें अप्लाई करनी है। इट प्रोवाइड बफरिंग एक्शन टू द सॉइल। बफरिंग एक्शंस का मतलब होता है कि जो हमारी मैन्योर होती है वो सॉइल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकती है। यानी सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो उसमें बफरिंग एक्शन का काम कर सकती है। बफरिंग एक्शन का मतलब होता है कि एक pH को चेंज होने से रोकना। एंड द लास्ट वन इज द प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लीचिंग और इरोजन। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें लीचिंग लॉस हो सकते हैं या फिर सॉइल में इरोजन की वजह से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए अगर हम मैन्योर अप्लाई करेंगे तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो बनी रहती है। तो आपने देखा कि ये सारे जो होते हैं कितने सारे एडवांटेज होते हैं मैन्योर्स को अप्लाई करने के। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर। तो जनरली मैन्योर्स में हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैन्योर्स में कितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इसके हिसाब से दो तरह के मैन्योर्स पाई जाती हैं। द फर्स्ट वन इज अ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड द सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर को डिस्कस करते हैं। एज अ नेम इंडिकेट बल्की, तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर को हम अप्लाई करते हैं बल्क में। क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट बहुत कम होता है। न्यूट्रिएंट इनमें बहुत कम पाए जाते हैं तो इसलिए हमको कम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर एक तो इनमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं, अगर उनको अप्लाई भी कम करेंगे तो हमारे प्लांट्स को क्या ही मिलेगा। तो दैट इज़ वाई इनमें कम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, इसलिए हमें उनको बल्क में अप्लाई करना होता है। दे कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अप्लाई इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो ये होती है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की यानी हम इनको एक बल्क में अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपको लर्न करने होंगे। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है हमारा FYM, दैट इज फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, नाइट सॉइल, सीवेज एंड स्लज, शीप एंड गोट मैन्योर एंड पोल्ट्री मैन्योर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में। यानी इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है वो कम होता है और इनको हम लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं। तो अभी हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। अब जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं इनको हम बहुत ही कम क्वांटिटी में फील्ड में अप्लाई करते हैं। कम क्वांटिटी में इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी इनमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा पाए जाते हैं और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अगर हम बहुत सारा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और टॉक्सिसिटी हो सकती है सॉइल में। तो दैट इज़ वाई इनमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको कम मात्रा में कम क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं। दे आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं एंड अप्लाई लेस इन क्वांटिटी।
एग्जाम्पल्स जो आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसमें कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल्स में आते हैं बर्ड गुआनो, फिश मैन्योर, बोन मील, स्टीम्ड बोन मील, ब्लड मील, मीट मील, कैल्सिनाइड बोन या और ऑयल केक्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के हैं। तो मेक श्योर कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे। नाउ वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। तो पहले हम चलते हैं अपनी जो हमारी फर्स्ट मैन्योर थी, दैट इज बल्की मैन्योर। तो अभी हम जो हमारी बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में हमारा पहला आता है फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह से FYM प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जनरली जो FYM होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है इंडिया में। इट इज़ वेरी कॉमन ऑर्गेनिक मैन्योर यूज्ड इन इंडिया। इसमें क्या होता है कि डीकम्पोज मिक्सचर ऑफ डंग, स्पेशली जो काउ डंग होता है जिसको कॉमनली बोलते हैं गोबर, एंड प्लस यूरिन ऑफ फार्म एनिमल्स along with the litter and leftover material from the roughage or fodder fed to the cattle। इन सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, किन किन को, डंग को, यूरिन को, और जो भी लिटर होता है, ठीक है, और जो भी लेफ्ट ओवर मटीरियल्स हम यूज़ करते हैं, उन सबको जब हम अच्छे से मिला के डिकम्पोज के लिए रख देते हैं, उसके बाद जो फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड FYM, यानी इस चीज़ को हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। अब जो हमारी फार्म यार्ड मैन्योर होती है, जब हम फार्म यार्ड मैन्योर प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर प्रिपरेशन, तो उसमें कुछ नाइट्रोजनस लॉसेस भी होते हैं। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, उसका NPK कंटेंट कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पॉइंट से आ सकते हैं कि जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है उसका NPK कंटेंट कितना होता है। तो फार्म यार्ड मैन्योर का NPK होता है, नाइट्रोजन इसमें होती है 5.2%, फॉस्फोरस होता है 0.2 और पोटेशियम होता है 0.5। यानी जो NPK रेशियो है दैट इज़ 5.2 रेशियो 0.2 रेशियो 0.5, ठीक है। ये आपको रेशियो याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन बाय ट्रेंच मेथड। जनरली जब हम फार्म यार्ड मैन्योर प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेंच मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। ट्रेंच मेथड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस मेथड को डेवलप करा है CN आचार्य ने। तो CN आचार्य ने इस मेथड को डेवलप करा है, ठीक है। CN आचार्य ने इस मेथड को डेवलप करा है, ट्रेंच मेथड को। ट्रेंच मेथड में हम सिंपली एक ट्रेंच बनाते हैं जिसकी लेंथ होती है 6 to 7.5 मीटर, विड्थ होती है 1.5 to 2 मीटर और हाइट उसकी 1 मीटर तक होती है। और जब हम इस तरह का ट्रेंच बनाते हैं तो हम ज़मीन, एक तो ट्रेंच मेथड है पर इसके लिए हम एक अलग से भी पिट भी बना सकते हैं, और पिट की जो हाइट होगी वो ज़मीन से 45 to 60 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हम उसके ऊपर डोम शेप बनाते हैं और उसको अच्छे से प्लास्टर कर देते हैं। काउ डंग या जो अर्थी स्लरी होती है उसके हम अच्छे से प्लास्टरिंग कर देंगे डोम शेप का बना के। तो एक ये मेथड होता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जब हम बना लेते हैं अच्छे से, उसमें आप प्रॉपरली सब कुछ जितना भी वेस्ट होता है वो सब डाल देंगे और उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फाइनल मैन्योर को रेडी होने में टाइम लगता है, इट इज़ अबाउट 4 to 5 मंथ्स आफ्टर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के बाद 4 से 5 महीने जो है हमारी FYM को प्रिपेयर होने में लगता है। आफ्टर दैट अभी मैंने डिस्कस करा था, जब हम ये सब अप्लाई करते हैं, डिकम्पोजिशन होता है सारे मटेरियल का, तो उसमें स्पेशली जो नाइट्रोजन होती है उसमें लॉसेस होते हैं। यू ऑल नो कि नाइट्रोजन में लॉसेस होते हैं लाइक वोल्टिलाइजेशन लॉसेस एंड लीचिंग लॉसेस। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, जब भी हम फार्म यार्ड मैन्योर को बनाने लगते हैं, ट्रेंच बनाते हैं या पिट बनाते हैं, कुछ भी, उसमें सारा वेस्ट हम डाल देंगे, डंप कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे और उसका डिकम्पोजिशन करने देंगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम नाइट्रोजन लॉसेज होते हैं, वोटिलाइजेशन और लीचिंग लॉस। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे ऐड करते हैं, दैट आर कॉल्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। और वो 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव हम जो ऐड करते हैं दैट इज द फर्स्ट वन इज जिप्सम, ये वाइट कलर का होता है इस तरह से, और नेक्स्ट वन इज SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो फिगर में आप देख सकते हैं जिप्सम का फिगर है और ये SSP का फिगर है। तो ये दोनों कंपाउंड क्या करते हैं ना, ये नाइट्रोजन के संग बाइंड हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन को लॉस नहीं होने देते। जैसे नाइट्रोजन वोलेटिलाइजेशन लॉस होता है, लीचिंग लॉस होता है, तो ये 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव जब हम डाल देंगे जिप्सम और SSP, तो ये नाइट्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लेंगे और नाइट्रोजन का लॉस कम हो जाएगा। तो हमारी जो FYM है वो नाइट्रोजन में रिच हो जाएगी। इसके बाद जो हमने जो नाइट्रोजन अप्लाई, जब हमारी नाइट्रोजन रेडी हो जाती है, फुल्ली डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, फील्ड में अप्लाई करेंगे। अब फील्ड में कैसे अप्लाई करते हैं, द FYM अप्लाई एटलीस्ट 15 days बिफोर द सोइंग
ठीक है। 15 दिन पहले हमको FYM अप्लाई करनी होती है। क्यों अप्लाई करते हैं 15 दिन पहले? टू अवॉइड द इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ताकि नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन ना हो। और 15 दिन पहले अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो क्रॉप सोइंग हो जाए उस टाइम पे नाइट्रोजन प्रॉपरली क्रॉप्स को अवेलेबल रहे। और जनरली हम अमाउंट कितना रखते हैं अप्लाई करते वक्त? तो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, यानी 10 to 20 टन पर हेक्टेयर अच्छी वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर को हम ऐड करते हैं फील्ड में। लेकिन अगर हम ग्रो करते हैं कोई फॉडर, ग्रासेस या फिर वेजिटेबल, उनमें हम अमाउंट को इंक्रीज करते हैं अप मोर देन 20%, आई मीन 20 टन पर हेक्टेयर। तो ध्यान रखना है, जनरली हम 10 to 20 डालते हैं, लेकिन फॉडर और ग्रासेस ऑफ वेजिटेबल्स में हम मोर देन 20 अमाउंट को अप्लाई करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर। नाउ वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। तो पहली कैटेगरी है हॉट मैन्योर एंड कोल्ड मैन्योर की। हॉट कोल्ड मैन्योर में क्या फ़र्क होता है? हॉट मैन्योर जो होती है प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ हॉर्स एंड शीप, ठीक है। तो जनरली जो टेम्परेट एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं लोग, हॉर्स और शीप का जो भी एक्सक्रीटा होता है उसको मैन्योर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हॉट मैन्योर। इसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हॉट मैन्योर। तो हॉट मैन्योर किसके एक्सक्रीटा से प्रिपेयर करते हैं? हॉर्स एंड शीप। नेक्स्ट वन इज कोल्ड मैन्योर। कोल्ड मैन्योर इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ पिग एंड कैटल। तो पिग और कैटल के एक्सक्रीटा से जो ऑब्टेन होती है दैट इज कोल्ड मैन्योर। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज शॉर्ट मैन्योर एंड लॉन्ग मैन्योर। तो शॉर्ट मैन्योर और लॉन्ग मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है? जनरली जो शॉर्ट मैन्योर होती है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होती है। मतलब हम जब मैन्योर बनाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारा मटेरियल उसमें ऐड कर देते हैं। और शॉर्ट मैन्योर जो होती है वो मैन्योर कहलाती हैं जिसमें मटेरियल जो होता है, ओरिजिनल मटेरियल जो होता है उसका स्ट्रक्चर एकदम लॉस्ट हो चुका होता है। यानी वी कैन से मैन्योर जो है पूरी तरह से उसमें जो ओरिजिनल मटेरियल हमने ऐड करे थे वो पूरी तरह से लॉस्ट हो गए हैं, मतलब पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुके हैं। तो डीकम्पोज जब वो हो जाएंगे कम्प्लीटली तो उनका स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, वो कहलाती है शॉर्ट मैन्योर। मीन्स यू कैन रीड दिस, decomposed manure that has lost the structure of the original material। यानी मैन्योर बनाने के लिए जो भी हमने नेचुरल या फिर ओरिजिनल मटेरियल अप्लाई करा था वो सारा का सारा जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मैन्योर। यानी यू कैन से दैट जो पूरी तरह डिकम्पोज हो जाती है। और लॉन्ग मैन्योर जो होती है वो डिकम्पोज नहीं होती, उसमें जो भी हम मटेरियल ऐड करते हैं वो एज सच फ्रेश फॉर्म में रहते हैं। यानी फ्रेश मैन्योर हैविंग पीसीज ऑफ स्ट्रॉ, जैसे हम मैन्योर बनाने के लिए स्ट्रॉ के पीस ऐड करते हैं तो हमें एज सच पीस दिखेंगे। या फिर हमने कोई दूसरा मटेरियल भी ऐड करा है, जैसे हमने शुगर केन के ट्रैश ऐड कर दिया या किसी भी दूसरे वेजिटेबल के हमने पील को ऐड कर दिया, तो वो एज सच हमको दिखाई देगा, दैट इज़ इन फ्रेश फॉर्म। तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग मैन्योर। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट मैन्योर एंड लॉन्ग मैन्योर। एंड द लास्ट वन इज़ फायर फेंचिंग। फायर फेंचिंग में क्या होता है कि हमारी जो फार्म यार्ड मैन्योर, यू कैन से द सिंपली मैन्योर जो होती है जब वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, ठीक है, गीली होगी, और आपको पता है जब गीली चीज़ होती है उसमें फंगस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो फायर फेंचिंग में क्या होगी, हमारी अगर मैन्योर मॉइस्ट होती है, गीली होगी, उसमें नमी होगी तो उसमें फंगस ग्रो हो जाएगी। और फंगस जो होती है जनरली वाइट कलर की फंगस ग्रो होगी, तो अपीयरेंस कैसा होगा, ग्रे वाइट कलर का। तो उसको हम बोलते हैं फायर फेंचिंग। दैट इज, यू कैन रीड इट, the profuse fungal growth on the surface of moist manure give it an ashy gray appearance, that is called fire funging। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स के मैन्योर को डिस्कस कर लिया। एंड नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, दैट इज कंपोस्ट। तो कंपोस्ट भी अगेन किस में आती है, हमारी बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का पार्ट है। अभी हमने फार्म यार्ड मैन्योर डिस्कस करा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंपोस्ट। सो कंपोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है कंपोस्टिंग। नाउ व्हाट इज कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वेजिटेबल एंड एनिमल रिफ्यूज। तो जो भी वेजिटेबल या एनिमल रिफ्यूज होता है, और यू कैन सिंपली से दैट प्लांट या एनिमल रिफ्यूज जो होता है फ्रॉम द रूरल और अर्बन एरिया एक्सेप्ट डंग to a quickly utilizable condition for improving and maintaining the soil fertility and decomposed material is called compost। तो कंपोस्ट में हमें ध्यान रखना है, कंपोस्ट में हम प्लांट और एनिमल का जो रिफ्यूज़ होता है उसको लेंगे, बट एक्सेप्ट इट डंग, उसके डंग को नहीं लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट।
and compost is like a well decomposed cattle manure in general, more powdery and lighter in color. तो कंपोस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा पाउडरी होती है, यानी पाउडर जैसे होते हैं वैसी होती है और बहुत ही हल्के इसका कलर होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्ट. तो अभी हमने जैसे कंपोस्ट पढ़ा उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. तो पहला जो उसके टाइप्स है वो है सुपर कंपोस्ट. अब ये जो शब्द है सुपर, यू कैन ईजिली रिलेट सुपर विथ सुपर फॉस्फेट. तो सुपर कंपोस्ट आर दोज टाइप ऑफ कंपोस्ट विच आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सुपर फॉस्फेट. तो अगर कोई कंपोस्ट हम सुपर फॉस्फेट की हेल्प से बनाते हैं तो वो कंपोस्ट किस में रिच होगी? इट इज़ मेनली रिच इन द फॉस्फोरस. ठीक है, दिस इज सुपर कंपोस्ट. नेक्स्ट इज एजो कंपोस्ट. एजो कंपोस्ट में जो एजो है, एजो को आप रिलेट करिए एजोबैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया है. तो एजोटोबैक्टर जो कि बैक्टीरिया होता है, तो जब हम कंपोस्ट बनाने में एजोटोबैक्टर का यूज़ करते हैं, दैट कंपोस्ट इज नोन एज एजो कंपोस्ट. और ये किस में रिच होगी? इट इज़ जनरली रिच्ड विथ नाइट्रोजन. तो सुपर कंपोस्ट में फॉस्फोरस रिच होता है और एजो कंपोस्ट में नाइट्रोजन रिच होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज अ फार्म कंपोस्ट. तो फार्म का मतलब क्या होता है? जो भी फार्म वेस्ट होता है, दैट इज फार्म वेस्ट. फार्म वेस्ट में क्या क्या आता है? शुगर केन ट्रैश, पैडी स्ट्रॉ, वीड्स, अदर प्लांट, अदर वेस्ट. तो जितना भी फार्म का वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड फार्म कंपोस्ट. और फार्म कंपोस्ट में एनपीके का रेशियो आपको याद रखना है. जो फार्म कंपोस्ट होती है उसमें एनपीके जो होता है हमारा 0.5 रेशियो 0.15 रेशियो 0.5, ये आने के चांसेस हैं कि एनपीके रेशियो पूछ सकते हैं एग्जाम्स में. लास्ट वन इज़ द टाउन कंपोस्ट. तो इजी है ये भी. टाउन कंपोस्ट किससे बनेगा? जो टाउन का वेस्ट होता है. टाउन वेस्ट में हमारा क्या क्या आता है? टाउन वेस्ट में हमारा आता है नाइट सॉइल, स्ट्रीट स्वीपिंग, यानी जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो उसका जो कूड़ा होता है, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, एंड डस्टबिन रिफ्यूजेस. तो ये सारी चीज़ें जो हम बनाने में, कंपोस्ट बनाने में यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड टाउन कंपोस्ट. और टाउन कंपोस्ट का एनपीके रिलेटिवली ज़्यादा होता है फार्म कंपोस्ट से. इसका जो एनपीके है वो है 1.4 रेशियो 1 रेशियो 1.4. तो जो टाउन कंपोस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाउन कंपोस्ट में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नाइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. नाइट सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जनरली ह्यूमन के एक्सक्रीटा से प्रिपेयर करते हैं नाइट सॉइल. तो ये तो अभी हमने कंपोस्ट का डिफरेंट टाइप्स पढ़े. अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि नाइट सॉइल क्या होती है और नाइट सॉइल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे सीवेज स्लज क्या होता है. दैन वी डिस्कस अबाउट द शीप एंड गोट मैन्योर. तो 1 बाय 1 हमको देखते हैं. पहला हमारा जो है वो है नाइट सॉइल. सो व्हाट इज नाइट सॉइल? इट इज़ अ ह्यूमन एक्सक्रीटा. तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, दैट इज कॉल्ड नाइट सॉइल. तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज नाइट सॉइल. और नाइट सॉइल का जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटेशियम रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. जनरली जो नाइट सॉइल होती हैं वो नाइट्रोजन में रिच होती हैं. इनमें यू कैन सी दैट 5.5 इसमें नाइट्रोजन होता है, 4 फॉस्फोरस और 2% इसमें होता है पोटेशियम. तो नाइट सॉइल होता है उसका एनपीके बहुत इंपॉर्टेंट है. एनपीके आपको लर्न कर लीजिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, 5.5 नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है. और एक दूसरा टर्म निकल कर आता है, नाइट सॉइल से ही रिलेटेड टर्म है. ठीक है, नाइट सॉइल से ही रिलेटेड टर्म है पॉडरेट. इसका मतलब क्या होता है? तो जब हम नाइट सॉइल लेते हैं यानी ह्यूमन का जो सॉलिड या लिक्विड एक्सक्रीटा होता है दैट इज़ नाइट सॉइल, सिंपल. जब हम उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे यानी नाइट सॉइल में जब हम डिहाइड्रेशन कर देंगे या फिर उसमें एड मिक्सचर कर देंगे यानी कुछ मिला देंगे, जैसे सॉइल मिला दी, ऐश मिला दिया, चारकोल, सॉ डस्ट, इस तरह के चीज़ें जब हम उसमें मिला देंगे दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड पॉडरेट. यानी नाइट सॉइल थी हमारे पास, सिंपल पहले नाइट सॉइल थी, उसमें हमने डिहाइड्रेशन कर दिया और सॉइल, ऐश, चारकोल, सॉडस्ट मिला दिया, तो उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया पॉडरेट. और इसके बाद जो उसका एनपीके होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. पहले नाइट्रोजन 5.5 थी, पॉडरेट की जो नाइट्रोजन होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस जाएगी 1.32, और फॉस्फोरस इसमें होता है 2.8 और पोटेशियम जो होगा वो बढ़ जाएगा 4.1. सो दिस इज़ द एनपीके ऑफ पॉडरेट. तो यहाँ से हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, नाइट सॉइल क्या होती है, पॉडरेट क्या होता है. नेक्स्ट थिंग इज़ द सीवेज एंड स्लज. अब सीवेज और स्लज को समझते हैं कि ये क्या होता है. सीवेज और स्लज में ध्यान रखना है, जो सीवेज होता है दैट इज़ द लिक्विड और जो स्लज है दैट इज़ सॉलिड.
ठीक है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ सीवेज इज कॉल्ड स्लज एंड लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड सीवेज वाटर। तो स्लज जो होता है ये सॉलिड पार्ट होता है और सीवेज वाटर यानी ये लिक्विड पार्ट होता है। ये आपको याद रखना है कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है। अब होता है क्या है इनमें, बोथ द कंपोनेंट्स आर गिवन अ प्रीलिमिनरी फिल्ट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट। तो जब भी हम सीवेज और स्लज को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, सीवेज स्लज को अगर हम कॉमन बोलें तो क्या बोलते हैं, जो हमारे नालों का पानी होता है ना, नाली वाला पानी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीवेज स्लज। अब हम उसी चीज़ को अगर हम मैन्योर की फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू अप्लाई सम ट्रीटमेंट। सो हमें कुछ ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं ताकि वो ऐसी कंडीशन उसमें आ जाए ताकि हम उसको मैन्योर की फॉर्म में अप्लाई कर सकें। जो सीवेज स्लज होता है उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट्स जो हम देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ द फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट एंड ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट। इसके बाद हम उसमें एरिएशन भी करते हैं, एरिएटिंग करते हैं उसको, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो होता क्या है, जब हम सीवेज और स्लज को साथ में लेते हैं तो सीवेज और स्लज माने उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। तो सबसे पहले हमको उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए प्रॉपर टैंक होता है इसमें जिसमें फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट भी करते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सीवेज और स्लज है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो नाली का पानी है और उसमें बैक्टीरिया कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो जैसे इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ, अगर आपके पास बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे आपकी बॉडी में तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, सिक हो जाओगे। तो सेम केसेस हेयर, यहाँ पे भी क्या होता है, अगर सीवेज स्लज में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें से गंदी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो सिक हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड सीवेज सिक। तो उसको हम सिंपली बोलेंगे सीवेज सिक हो गई, सीवेज सिक, बीमार हो गई। तो इसी को इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू कैन से दैट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि इससे हमारा तो एक तो बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्मेल भी कम हो जाएगी। तो बैक्टीरिया और स्मेल को कम करने के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा होता है एरिएशन का। एरिएशन हम क्या करते हैं जनरली, जो अगर हम एरिएशन ना करें तो क्या होगा कि हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रो होते रहेंगे और जो मीडिया होगा वो बहुत ज़्यादा एल्कलीन हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे एरिएशन करते हैं, इसमें एयर फ्लो कराएंगे और हमारा मिक्सचर उसमें घूमता रहेगा। तो एरिएशन होता रहेगा और इसके बाद क्या होगा कि एट लास्ट हमारा जो दूसरा टैंक होगा उसमें जो भी सीवेज स्लज कलेक्ट होगा उसके बॉटम में स्लज आके कलेक्ट हो जाएगी। स्लज क्या होता है, सॉलिड पोर्शन। यू कैन ईजिली इमेजिन की हमारा जो सीवेज होता है वो लिक्विड होगा, तो लिक्विड तो सेटल नहीं होगा, उसके अंदर जो सॉलिड होती है वो सेटल हो जाएगी। सॉलिड क्या है, स्लज। तो स्लज जो होगी वो टैंक में नीचे सेटल हो जाएगी और उस स्लज को हम नाम दे देंगे एक्टिवेटेड स्लज, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। और इस एक्टिवेटेड स्लज का जो एनपीके होगा वो होगा नाइट्रोजन 3.6%, फॉस्फोरस 2% एंड पोटेशियम 1%। तो यू कैन सी दैट कि इसमें एनपीके को अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, दैट इज 3.6%। तो ये एक्टिवेटेड स्लज हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और बाद में हम इसको फील्ड में जो डालते हैं दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। नाउ द नेक्स्ट वन इज शीप एंड गोट मैन्योर। तो जो शीप एंड गोट मैन्योर होती है उसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो शीप और गोट का एक्सक्रीटा होता है उसको यूज़ करते हैं। तो जनरली हम सबसे पहले हम दो काम करते हैं, दो तरीके से हम ये मैन्योर बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी शीप और गोट है उसका जो एक्सक्रीटा होगा उसको हम सिंपली कलेक्ट करेंगे और उसको डिकम्पोज वाली जो पिट होगी उसमें अप्लाई करेंगे और लेटर हम उसको डिकम्पोज होने के बाद फील्ड में अप्लाई करेंगे। एक तरीका ये हो गया। एक हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारी शीप गोट होती हैं उनको हम पूरी ओवरनाइट फील्ड में ऐसा छोड़ देंगे और ओवरनाइट जो भी उनका एक्सक्रीटा होता है, फीकल मैटर होगा या फिर उनका यूरिन होगा, वो फील्ड में क्या होगा, कलेक्ट हो, मतलब फील्ड में ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा सॉइल में। एक ये तरीका हो गया। तो जो भी हमारा शीप और गोट मैन्योर होता है उसका जो एनपीके होता है दैट इज़ 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस एंड 2% पोटेशियम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबके जो एनपीके रेशियोज़ होते हैं इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज़ द यू कैन सी दिस कि ये हमारी शीप और गोट मैन्योर इस तरह से काम करता है।
एंड द नेक्स्ट वन इज़ द पाउल्ट्री मैन्योर। तो पाउल्ट्री मैन्योर में क्या होता है, जो भी हमारी पोल्ट्री होती है, मुर्गी वगैरह होती है, उनसे जो हम कलेक्ट करते हैं दैट इज़ पाउल्ट्री मैन्योर। तो पाउल्ट्री मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल जो हमारी पोल्ट्री होती है उनके लिए हम एक बेडिंग मटेरियल तैयार करते हैं। बेडिंग मटेरियल यानी यू कैन से एक बिस्तर टाइप का उनके लिए तैयार करते हैं बेडिंग मटेरियल। और वो बेडिंग मटेरियल में हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉ, सॉडस्ट या फिर जो ड्राई लीव्स होती हैं उनसे हम एक बेडिंग मटेरियल तैयार करते हैं और उस बेडिंग मटेरियल के ऊपर हमारी जो पोल्ट्री उनको छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारा जो भी पोल्ट्री का फीकल मैटर यूरिन होगा वो उस बेडिंग मटेरियल में कलेक्ट होता रहेगा, ऐड हो जाएगा, और बाद में एट लास्ट हम उस स्ट्रॉ या फिर ओवरऑल जो हमारा पूरा का पूरा बेडिंग मटेरियल हमने तैयार करा था उसको हम जो हमारी मैन्योर होती है उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद उसका जो फुल्ली डिकम्पोजिशन होगा उसके बाद हम उसको फील्ड में फील्ड में ऐड कर देंगे। तो ये होती है हमारी पोल्ट्री मैन्योर रेडी। और इसका जो NPK है दैट इज़ 3.03% नाइट्रोजन, 2.63% फॉस्फोरस एंड 1.4% पोटेशियम। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है ग्रीन मैन्योर की। तो ग्रीन मैन्योर में हम क्या करते हैं, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है यानी उसके पत्ते जो कि अनडिकम्पोज्ड होते हैं, पत्ते तो डिकम्पोज अभी हमने करा ही नहीं है, तो पत्ते तो ऐसा अनडिकम्पोज्ड हैं। तो जब हम ग्रीन अनडिकम्पोज प्लांट मैटर यूज़ करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर दैट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में भी दो टर्म्स आपको याद करने हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रीन मैन्योरिंग, इसको हम इन सीटू मैथड बोलते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं, तो जो ग्रीन मैन्योरिंग होता है, ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू का मतलब है इन सीटू का मतलब होता है इन प्लेस यानी उसी जगह पे। तो ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू में हम क्या करते हैं, ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स हैं जैसे सन हैम्प, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, सन हैम्प, ढैंचा, क्लस्टर बीन, काउपी। तो ये सारे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक फील्ड होगा, उस फील्ड में हम ये सारे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और बाद में हम जब ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जब मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद हम उसी फील्ड में उनको डिकम्पोज कर देंगे, यानी हम कहीं और लेके नहीं जाएंगे। इसी फील्ड के अंदर हमने ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को ग्रो करा और इसी के अंदर हमने उसको डिकम्पोज कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड इन सीटू मैथड। और इसमें जो हम जनरली क्रॉप्स यूज़ करते हैं, नंबर 1 इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स में सबसे पहला आता है सन हैम्प। तो सन हैम्प जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। इसके बाद आता है ढैंचा, दैन क्लस्टर बीन और काउपी। तो क्लस्टर बीन और काउपी जो हैं हमारे कैसे क्रॉप्स हैं, क्लस्टर बीन और काउपी हमारे जो हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। तो क्लस्टर बीन और काउपी दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। और जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो जनरली हम उनको ग्रीन मैन्योरिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जनरली जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होते हैं ये कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं, दे सप्लाई नाइट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। जैसे अभी तक हम NPK पढ़ रहे थे, लेकिन ग्रीन मैन्योर में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। तो नेक्स्ट हमारा है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग को बोलते हैं XC2 मेथड। XC2 का मतलब होता है तुम कहीं से दूसरी जगह से उसको ला रहे हो ग्रीन मैन्योर के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल्स में लिखा है मैंने यहाँ पे ग्लाइरिसीडिया, पोनगामिया, नीम, महुआ। तो कुछ हमारे ट्रीज़ होते हैं, जनरली फॉरेस्ट ट्रीज़ होते हैं। हम फॉरेस्ट में जाके उन ट्रीज़ की लीव्स कलेक्ट करते हैं, फिर उन लीव्स को लाके हम जब अपने फील्ड में इनकॉर्पोरेट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। और इसके लिए हमने क्या करा, हम कहीं और गए, लीफ कलेक्ट करी और कहीं और लाके किसी दूसरे फील्ड में हम डाल रहे हैं, यानी इसको बोलेंगे XC2 मेथड। सो दिस इज़ अबाउट द ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग में आपको इन सीटू और XC2 पता होना चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। Now we come on the next type of compost that is वर्मी compost। नेम से क्लियर है वर्मी compost के में जिसमें हम अर्थवॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो वर्मी compost इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपली क्रॉप रेसिड्यूज। हम इसमें जो भी क्रॉप का रेसिड्यूज होते हैं, FYM होता है, उनको अप्लाई करेंगे। इसके साथ में हम यहाँ पे वर्म कंपोस्ट यानी इसमें हम अर्थवॉर्म अप्लाई करेंगे। तो स्पेशली जो अर्थवॉर्म के यूज़ से बनती है, फिगर में आप देख सकते हैं अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म का जो हम यूज़ करेंगे कंपोस्ट बनाने में दैट इज सिंपली नोन एज वर्मी कंपोस्ट। अब दो तरह के अर्थवॉर्म होते हैं, ओके, यू कैन लर्न इट। दो तरह के जो अर्थवॉर्म हैं उसमें पहला आता है इसीनिया फोइटिडा एंड नेक्स्ट वन इज यूड्रिलस यूजीनिए। तो दो होते हैं इसीनिया फोइटिडा, यूड्रिलस यूजीनिया। इनमें से जो मैंने ये कलर करके लिखा ना रेड कलर से, ये जो है इसीनिया फोइटिडा,
ये मैंने कलर करके इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही अर्थवॉर्म यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा अर्थवॉर्म जो यूज़ होता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, वैसे दो स्पीशीज़ हैं इसमें, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है दैट इज इसीनिया फोइटिडा। तो आपको ये इसीनिया फोइटिडा याद रखना है। इसके बाद जो वर्मी कंपोस्ट का एनपीके बनता है वो कितना बनता है? वर्मी कंपोस्ट का एनपीके जो होता है दैट इज़ 3 पार्ट्स नाइट्रोजन, 1 पार्ट फॉस्फोरस एंड 1.5 पार्ट्स पोटेशियम। तो ये आपको वर्मी कंपोस्ट का ये याद रखना है एनपीके। और दूसरा कौन सी अर्थवॉर्म की स्पीशीज़ जो यूज़ होती है दैट इज इसीनिया फोइटिडा। एंड द नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। तो दो तरह की मैन्योर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की टाइप्स की जो हमने डिस्कस कर ली है। नाउ वी स्टार्ट ऑन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में हमको डिस्कस करना है बर्ड ग्वानो, फिश ग्वानो, बोन मील, स्टीम्ड बोन मील, मीट मील। उसके बाद ये कुछ ऑयल केक्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बर्ड ग्वानो में। जो बर्ड ग्वानो है इसमें आपको सिंपली इनके एनपीके का परसेंटेज याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम्स में इनका एनपीके परसेंटेज ही पूछा जाता है। तो जैसे बर्ड ग्वानो है, तो पहले अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बर्ड ग्वानो से लेकर अगर हम पूरा का पूरा नीचे तक डिस्कस करें मीट मील तक, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट किस में ज़्यादा है? दैट इज़ इन मीट मील, 8 to 9%। बाकी सब में इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा मीट मील में नाइट्रोजन होती है, 8 to 9% नाइट्रोजन होती है मीट मील में। सबसे ज़्यादा होती है बोन मील में, ब्लड मील में सबसे ज़्यादा 13 to 20%। देन आफ्टर दैट सेकंड नंबर पे आता है हमारा मीट मील 8 to 9%। फिर थर्ड है हमारा बर्ड ग्वानो 7 to 8%। तो ये हमारा नाइट्रोजन परसेंटेज था। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस पाई जाती है स्टीम्ड बोन मील में और रॉ बोन मील में। स्टीम्ड बोन मील में हमारा जो फॉस्फोरस होता है वो 25 से 30 के आसपास होगा, दैट इज़ 25 to 30। और जो रॉ बोन मील होगी उसमें 20 to 25% होता है। और पोटेशियम तो सिर्फ हमारा बर्ड ग्वानो में ही पाया जाएगा, 2 से 3%। तो आपको इस तरह से थोड़ा याद रखना है कि किस में नाइट्रोजन ज़्यादा है, किस में फॉस्फोरस ज़्यादा होगा, किस में पोटेशियम ज़्यादा होगा। और इसके बाद आप इन सब को 1 by 1 रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन रीड इट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अभी ऑयल केक्स के बारे में। तो ऑयल केक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑयल केक में वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जनरली एक नॉन एडिबल ऑयल होता है, ठीक है। तो कैस्टर केक जो होते हैं उसमें जो एनपीके होता है, यू हैव टू लर्न दिस। तो यहाँ पे होता है कैस्टर ऑयल में नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा 5.5 to 5.8, सबसे हाईएस्ट होता है नाइट्रोजन यहाँ पे। और बाकी जो फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है उनका लेवल कम होता है। ऐसे जो महुआ केक आता है नेक्स्ट, ठीक है। फिर नीम केक बहुत इंपॉर्टेंट। नीम केक जनरली जो नीम केक्स होते हैं दे कैन बी यूज एज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। जनरली जो नीम केक होते हैं ये नाइट्रोजन में जो नाइट्रिफिकेशन होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, दैट इज़ वाई नीम केक आर यूज्ड एज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो इसको नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर बोलते हैं। प्लस इसका जो एनपीके वो देख लीजिए, इसमें भी अगेन जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट ज़्यादा है, 5.2 से 5.3% नाइट्रोजन। बाकी जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो कम पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे दैट इज़ ग्राउंडनट केक। ग्राउंडनट केक में यू कैन सी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अगर हम सबको कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है ग्राउंडनट केक में है, दैट इज़ 7 to 7.2%। फॉस्फोरस 1.5 to 1.6% एंड पोटेशियम इज़ 1.3 to 1.4%। सो यू कैन लर्न ऑल द ऑयल केक्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्राउंडनट केक एंड केक। Okay, so now we discuss next about the fertilizers. Now so far we have discussed about the manures and types of manures. Now we discuss the fertilizers. Fertilizers are generally synthetic inorganic compounds and they supply one or more essential plant nutrients in large proportion. तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से हमें क्लियर हो रखा है, ओके जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जनरली सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मीन्स जो इंसान बना सकते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मैनमेड हो सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एंड दे सप्लाई वन और मोर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज प्रपोर्शन। तो जनरली फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, बट बहुत लार्ज प्रपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना
कि हमारी जो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं, कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती हैं वो लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं और इसलिए हम उनको कम अमाउंट में डालते हैं। सेम केस जो होता है फर्टिलाइजर्स के साथ होते हैं, लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स। इसके बाद जो फर्स्ट फर्टिलाइजर्स बना था, डेवलप्ड हुआ था वर्ल्ड में, दैट इज सुपर फॉस्फेट, यू कैन से सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर SSP। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे पहले बना था सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये बना था 1840 में बाय लिबिग एंड लीविस। तो ये लिबिग और लॉज जो थे, लिबिग और लॉज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी और उसमें वो सिंगल सुपर फॉस्फेट को बनाने की जो टेक्निक होती है वो कर रहे थे। यानी ये बहुत सारे कंपाउंड्स लेते थे, स्पेशली जो हमारा H2SO4 होता है, H2SO4 का यूज़ करते थे फॉस्फेट के साथ कंबाइन करा के। ठीक है, तो हमारा जो फॉस्फेट होता है उसको इन्होंने कंबाइन करा H2SO4 के साथ और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिएक्शंस कराई जिससे एट लास्ट ये सुपर फॉस्फेट डेवलप कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज आर प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट। तो हमारे जो प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कौन प्राइमरी होता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी तो होगा NPK, और अगर एग्जांपल में आता है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो वो भी 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये होते हैं हमारे सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अब हम फर्टिलाइजर को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो पहला है हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द फर्टिलाइजर्स विच सप्लाई प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा आता है NPK। तो ये हमारे बनते हैं प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो वो फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स को प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं, यानी NPK सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फर्टिलाइजर। फॉर एग्जांपल यूरिया। तो आपको याद रखना है यूरिया एक तरह का स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी कंपाउंड फर्टिलाइजर की। कंपाउंड का नाम से क्लियर है, कंपाउंड, ठीक है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो कंपाउंड फर्टिलाइजर सप्लाई 2 or more ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड आर केमिकली बाउंडेड। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सकते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा, और वो आपस में केमिकली बाउंड होते हैं, उनको बोलेंगे कंपाउंड फर्टिलाइजर। फॉर एग्जांपल DAP, दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है ये 2 न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता है। एक तो डाई अमोनियम फॉस्फेट तो फॉस्फोरस करेगा, साथ में डाई अमोनियम, अमोनियम से समझ में आ रहा है नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन भी सप्लाई करेगा। तो ये एक तरह का कंपाउंड फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप हमारा यहाँ पे आता है कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर्स आर दोज विच आर हैविंग ऑल 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें NPK तीनों प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर। इसमें एग्जाम्पल आ गया NPK का। फोर्थ कैटेगरी है हमारी मिक्स्ड फर्टिलाइजर की। मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स आर दोज, इसमें क्या होता है कि फिजिकल मिक्सिंग ऑफ 2 or more फर्टिलाइजर। जब हम फिजिकली अपने हाथों से 2 या 2 से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को आपस में मिला देते हैं, उनकी फिजिकल मिक्सिंग कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फर्टिलाइजर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NPK बना रहे हैं, उसमें हमने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का जो प्रपोर्शन है वो सेम रखा है, हमने फिजिकल मिक्सिंग से तैयार करा है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा स्ट्रेट, कंपाउंड और कंप्लीट फर्टिलाइजर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ कैटेगरी हमारी लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर्स। ये इंपॉर्टेंट है। लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर्स आर हैविंग लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें 25% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन होता है, ये होते हैं लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर। इसमें 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट और सोडियम नाइट्रेट में क्या होता है कि जो NPK होता है यानी प्राइमरी नाइट्रोजन होते हैं, ये 25% यानी 25% से कम होते हैं, दैट इज वाई दे आर लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर्स। और लास्ट है हमारा हाई एनालाइजिंग फर्टिलाइजर्स। अब लो एनालाइजिंग फर्टिलाइजर में 25% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट थे, तो हाई एनालाइजिंग फर्टिलाइजर में 25% से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी दे कंटेन मोर देन 25% टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल्स में आता है यूरिया। अभी हमने यूरिया एक और डिस्कस करा था, कहाँ पे? स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स में। तो यूरिया जो है हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स में भी आता है।
ठीक है। यूरिया हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स में भी आ गया और हाई एनालाइजिंग फर्टिलाइजर्स में भी आ गया। दूसरे एग्जांपल्स जो हैं हमारे वो क्या है, एक तो यूरिया है, दूसरा है एनहाइड्रस अमोनिया, ये एक तरह का हाई एनालाइजिंग फर्टिलाइज़र है। एनहाइड्रस फॉस्फेट हो गया और डीएपी। तो यूरिया जो हमने पढ़ा, यूरिया एक हाई एनालाइजिंग फर्टिलाइज़र है और साथ में स्ट्रेट फर्टिलाइज़र भी है। और जो डीएपी हमने पढ़ा, डीएपी दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो डीएपी हमारा हाई एनालाइजिंग फर्टिलाइजर्स में भी आता है और कंपाउंड फर्टिलाइजर्स में भी आता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स की याद रखने कौन से एग्जाम्पल कहाँ पे फिट हो रहा है। So this is about the classification of fertilizers, and now we discuss the next important thing about the fertilizer, that is its the order of hygroscopic nature. So you know what is hygroscopic? Hygroscopic का मतलब होता है जो कि water soluble होते हैं, सबसे easily water में soluble हो जाते हैं, that is hygroscopic. तो कुछ fertilizers होते हैं जिनका हमें order याद रखना होगा। तो ऑर्डर ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा फर्टिलाइजर्स उसका ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइग्रोस्कोपिक कौन है या फिर सबसे कम हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइज़र कौन सा है। तो ये आपको तभी याद होगा जब आपको उसका ऑर्डर याद होगा। सो इसका जो ऑर्डर है दैट इज़ द फर्स्ट वन, यानी सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइज़र में आता है अमोनियम नाइट्रेट, फॉलोड बाय यूरिया, followed by ammonium sulfate, and last one is CAN. CAN क्या होता है? What is CAN? CAN is calcium ammonium nitrate. CAN का फुल फॉर्म है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कॉमनली इसको हम बोलते हैं किसान खाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका वेजिटेबल्स में। CAN का सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वेजिटेबल में। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब इसको लर्न कैसे करना है? आई हैव अ ट्रिक। तो मेरे पास जो ट्रिक है उसको देखते हैं। ट्रिक है एनी यू आर हेटिंग आम, दैट इज़ मैंगो। ठीक है, तो एनी कोई लड़की है, एनी को कोई इंसान, दूसरा इंसान बोल रहा है एनी को, एनी तुमको आम पसंद नहीं है, दैट इज़ एनी यू आर हेटिंग आम बट कैन ट्राई। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है एनी, ANI, एनी से आपको याद रखना है, ए से याद रखना है अमोनियम, NI मीन्स नाइट्रेट, तो एनी हो गया अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद आता है यू आर से याद रखना है, यू आर मीन्स यूरिया। आफ्टर दैट हीटिंग आम, तो हीटिंग आम में आपको आम पहले लाना है, हीटिंग बाद में लाना है, तो उल्टा कर दो, हीटिंग आम में आम हीटिंग कर दो, तो आम हीटिंग बन जाएगा, आम मीन्स अमोनियम। ठीक है, और हीटिंग यानी सल्फेट। ठीक है, ये बन गया हमारा अमोनियम सल्फेट। तो एनी यू आर हीटिंग आम बट कैन ट्राई, तो कैन तो आपको इजीली याद हो गया है, कैन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था ऑर्डर को याद रखने के लिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो है एसिडिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब कुछ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, स्पेशली जो एसिडिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, जनरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एसिडिक होते हैं तो उसमें क्या होगा, उनका एसिडिक रेसिडुअल ऑर्डर हमें याद रखना होगा। तो इसका जो ऑर्डर है इसमें कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, दैट इज अनहाइड्रस अमोनिया। अनहाइड्रस का मतलब समझते हैं, अनहाइड्रस का मतलब होता है एक्वस फॉर्म, जिसमें पानी मिला होता है, एक्वस। तो अनहाइड्रस अमोनिया सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद जितने भी होंगे सब अमोनियम करके आएंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है हाइग्रोस्कोपिक भी है, हाइग्रोस्कोपिक ज़्यादा है क्योंकि हाइग्रोस्कोपी में वो सेकंड नंबर पे आ रहा है और एसिडिक थोड़ा कम है। ठीक है, और लास्ट है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया एसिडिक फर्टिलाइजर्स का जो ऑर्डर होगा उसमें जो सारे के सारे फर्टिलाइजर्स कौन होंगे, नाइट्रोजन वाले होंगे। पहला अनहाइड्रस अमोनिया यानी पानी मिला हुआ होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट से पहले आ जाएगा यूरिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई ट्रिक नहीं बनी है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर्स। आप कुछ फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बताया एसिडिक में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिक इफेक्ट वाले फर्टिलाइजर्स जिनमें बेसिक रेसिडुअल इफेक्ट होता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजर्स आएंगे जनरली वो कैल्शियम वाले होंगे। कौन से होंगे, कैल्शियम, जिनमें कैल्शियम होता है। तो इनमें सबसे पहले आता है हमारा कैल्शियम साइनामाइड, सेकेंड आता है सोडियम नाइट्रेट। तो ये थोड़ा अलग हो गया सोडियम, पर यहाँ पे ज़्यादातर कैल्शियम आएंगे। तो आप याद रखना पहले शुरुआत कैल्शियम से ही हो रही है, कैल्शियम साइनामाइड,
सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद आता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम है यहाँ पे भी, और इसके बाद लास्ट आता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये जो नाइट्रेट है ना, ये हमेशा सबसे कम वाली चीज़ों में आएगा। आप ये देख सकते हैं, अभी हमने एसिडिक नेचर पढ़ा था, ठीक है, तो एसिडिक नेचर जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा कि लास्ट वाला जो है अमोनियम नाइट्रेट है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है नाइट्रेट। ऐसी बेसिक में भी सबसे लास्ट में हमें कैल्शियम, अब बेसिक में हमने क्या याद करा, बेसिक चीज़ होगी जिसमें कैल्शियम होगा, कैल्शियम तो याद हो गया, और सबसे लास्ट में हमें याद रखना नाइट्रेट पाया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो बेसिक में भी हमारा नाइट्रेट लास्ट में है और एसिडिक में भी लास्ट में नाइट्रेट है। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बेसिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइज़र।